नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड को नवरात्र पर बड़ी सौगात मिली है। जी हां, केंद्र से अब 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्तराखंड को मिलेगी। केंद्र सरकार ने अतिरिक्त कोटा जून 2025 तक बढ़ा दिया है। एक हफ्ते में ही अतिरिक्त कोटा जून 2025 तक बढ़ाया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऊर्जा मंत्री का आभार जताया है। प्रदेशवासियों को अब शीतकाल में भी बिजली मिल पाएगी। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, उत्तराखंड को नवरात्रि के मौके पर बड़ी सौगात मिली है। केंद्र से 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्तराखंड को दी जाएगी। केंद्र सरकार ने अतिरिक्त कोटा जून 2025 तक बढ़ा दिया है। एक हफ्ते में ही अतिरिक्त कोटा जून 2025 तक के लिए बढ़ाया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का आभार इसके लिए जताया है। साथ ही ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल का भी आभार जताया है। प्रदेशवासियों को अब शीतकाल में भी भरपूर बिजली मिल सकेगी, यानी बिजली कटौती में कमी आएगी, क्योंकि उत्तराखंड को बड़ी सौगात यहां पर मिली है। केंद्र से 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली को मंजूरी मिल गई है। वहीं उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रदेश भर में 4 अक्टूबर से अगले 15 अक्टूबर तक अभियान चलाकर असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत गर्भवती महिलाओं, निर्माण स्थलों में काम करने वाली गर्भवती महिला श्रमिकों और घरेलू नौकरों के रूप में कार्यरत तथा शहरी मलिन बस्तियों में निवासरत गर्भवती महिलाओं का प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश दिए हैं। राधा रतूड़ी ने निर्धारित समय सीमा के भीतर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत विशेष रूप से कम उम्र की सभी गर्भवती महिलाओं की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की 100% कवरेज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने श्रम विभाग को कर्मचारी राज्य बीमा की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं देहरादून से बड़ी खबर आप सभी को बताते, जहां शिक्षा विभाग में शिक्षकों के बाद अब अधिकारियों का नंबर, बीमार अधिकारियों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ये सख्त आदेश दिए हैं। अधिकारियों को चिन्हित करने के दिए निर्देश। विद्यालयों में बढ़ रही मुश्किलों के कारण ये निरीक्षण होगा। बीमार अधिकारियों की अब अनिवार्य सेवा निवृत्ति होगी। विभागीय कार्यों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा था, जिसके बाद अब शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षकों के बाद अधिकारियों की क्लास लगाई है और अधिकारियों को चिन्हित कर निर्देश दिया है कि जो बीमार अधिकारी हैं उनकी भी सेवानिवृत्ति की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के बाद अब अधिकारियों का नंबर है। बीमार अधिकारियों को अब अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी, यानी अगर कोई अधिकारी लंबे समय से बीमार है, कामकाज नहीं कर रहा है, तो अब उसको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इस दौरान शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सख्त आदेश दिए हैं और अधिकारियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, क्योंकि उत्तराखंड में किस तरह से शिक्षा के स्तर को और बेहतर किया जा सके, इसको देखते हुए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। शिक्षा विभाग में अब शिक्षकों के बाद अधिकारियों का नंबर है, यानी अगर कोई अधिकारी लंबे समय से बीमार चल रहा है तो उसको चिन्हित कर अब उसको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। देखिए, ये समझा जा सकता है कि शिक्षा विभाग प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है और जिस तरीके से यहाँ कर्मचारियों की संख्या, अधिकारियों की संख्या, ऐसे में विभाग के भीतर पारदर्शिता रखने के लिए और जो विभाग का जो प्रमुख कार्य है उसका पूर्णतः निर्वहन सही रूप से यहाँ पर हो सके, उसके प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं।
पहले शिक्षा मंत्री की तरफ से जो ऐसे शिक्षक थे प्रदेश भर में जो बीमार और अस्वस्थ रूप से पठन पाठन के कार्य को करने में असमर्थ थे, उन सभी शिक्षकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति करने का आदेश दे दिए गए थे, जिसके बाद ये कह सकते हैं कि 3 दिन के भीतर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों की तरफ से रिपोर्ट को निदेशालय भेजने का काम कर दिया गया था। ऐसे ये कह सकते हैं कि शिक्षकों का चयन यहाँ पर किया गया था जो अस्वस्थ है, गंभीर बीमारियों से ग्रसित है और पठन पाठन के कार्य को करने में असमर्थ है। ऐसे सभी शिक्षकों का चयन यहाँ पर किया गया था। उनकी संख्या 143 यहाँ पर चिन्हित की गई थी और उन सभी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश भी यहाँ पर विभाग की तरफ से देने की तैयारी यहाँ पर चल रही थी। उसके बाद अभी ये कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग ने ऐसे अधिकारियों के भी चिन्हित करने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं शिक्षा मंत्री की तरफ से जो अधिकारी बीमार हैं, अस्वस्थ हैं और अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। उन सभी की भी सेवानिवृत्ति के आदेश यहाँ पर दे दिए गए हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि विभाग के भीतर अब जो स्वच्छता का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को पारदर्शी रूप से करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जो शिक्षक अस्वस्थ थे, बीमार थे और पठन पाठन के कार्य नहीं कर पा रहे थे, ऐसा आदेश जारी हुआ था और अब अधिकारियों का नंबर है, यानी पहले शिक्षक और अब अधिकारी। तो अगर कोई भी लंबे समय से बीमार चल रहा है तो उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की जाएगी। इससे कितनी सहूलियत ऐसे शिक्षकों और अधिकारियों के लिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि विभाग के इस आदेश के बाद विभाग के भीतर कम से कम जो काम करने का जो प्रेशर होगा और काम करने की जो क्षमता होगी वो पूर्ण रूप से यहाँ पर बढ़ती नजर आएगी। क्योंकि अभी ये कह सकते हैं कि अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस रफ्तार से कार्य होना चाहिए था कर्मचारियों के सापेक्ष उस रफ्तार से विभाग के भीतर काम नहीं हो पा रहा है। स्कूलों में पठन पाठन का काम तो प्रभावित हो ही रहा था। जो अधिकारियों के जो कार्यालय थे वहां पर भी अस्वस्थ और गंभीर रूप से बीमार अधिकारियों के चलते काम नहीं हो पा रहे थे। उन कामों में लंबितता का जो समय था, जो समय सीमा थी, वो और ज्यादा पेंडेंसी वहां पर बढ़ रही थी। तय समय पर काम नहीं हो पा रहे थे और इसकी जब इन सब चीजों का खुलासा तब हुआ जब विभाग के भीतर तबादलों की प्रक्रिया को शुरू करने का काम यहाँ पर किया गया था। तो ऐसे में शिक्षकों के बाद अधिकारियों ने भी अपने अटैचमेंट को आगे बढ़ाने के लिए प्रोसीजर में अपने आप को शामिल करने का काम किया। उनकी तरफ से बीमारियों के आवेदन यहाँ पर सबसे ज्यादा लगाए गए कि वो गंभीर रूप से बीमार हैं, कार्यों को असमर्थता जताने का काम उनकी तरफ से किया गया था और उन्होंने अटैचमेंट की मांग यहाँ पर ये कह सकते हैं चाहे देहरादून हो या हल्द्वानी हो, अपने उन कार्यालयों में करने की मांग उनकी तरफ से की गई थी ताकि किसी भी रूप से उन्हें फील्ड में न जाना पड़े और वो एक ही स्थान पर उनका अटैचमेंट होता रहे। विभाग शिक्षकों और अधिकारियों की वजह से अब है विभागीय कार्य भी प्रभावित हो रहे थे। अब किस तरह से वापस कार्यों को एक तरह से पटरी पर लाने की कोशिश? देखिए, इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि जो बीमार अधिकारी कर्मचारी हैं खासतौर पर शिक्षा विभाग में, उन सभी की अब अनिवार्य सेवानिवृत्ति यहाँ पर होनी है। क्योंकि विभागीय मंत्री के आदेश 2 साल पूर्व में यहाँ पर जारी हो चुके थे और अब बाकायदा उनका फिर से पुनरीक्षण करने के लिए कहा गया है। यानी विभागीय मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि शिक्षकों की तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति होगी, जिनका चयन यहाँ पर कर लिया गया। 143 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति यहाँ पर होगी, लेकिन अब विभागीय अधिकारियों की भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति यहाँ पर होगी जो कार्यों को करने में अक्षम है, गंभीर बीमारियों से ग्रसित है। क्योंकि ऐसे में विभाग नहीं चाहता है कि अतिरिक्त बोझ उनके ऊपर पड़ता रहे और ना विभाग के काम हो पाए और ना ही उनकी व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से आगे बढ़ाने सक्षम में इन अधिकारियों की तरफ से दिखाई देती है। ऐसे में इन सब चीजों के अनिवार्य निर्देश यहाँ पर दे दिए गए। विभाग के भीतर अब इन सब चीजों को लेकर एक प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे सभी अधिकारियों की सूची बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है जो बीमारी से ग्रसित है, लंबे समय से कार्यालयों में आने में असमर्थ है और जो उनका दायित्व उस दायित्व को निभाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं, उन सभी की सूची बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे ही ये सूची तैयार होती है उन सभी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी विभाग की तरफ से यहाँ पर कर दी जाएगी। बाकायदा उसके लिए सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो निदेशक हैं तीनों ही, चाहे आप माध्यमिक के हों, बेसिक के हों या फिर डाइट्स के हों, उन सभी को निर्देशित यहाँ पर किया जा चुका है कि जनपद स्तरों से ऐसी सूची जल्द से जल्द यहाँ पर मंगाने का काम किया जाए और उनकी एक सूची बना ली जाए ताकि स्तर पर उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की जो फाइल है उसको तैयार तय समय पर यहाँ पर किया जा सके। क्योंकि विभाग नहीं चाहता है कि संख्या ज्यादा रहे और कामों में जो पेंडेंसी है वो बढ़ती रहे, इसलिए विभागीय कार्य एक बार फिर से पटरी पर आ सके, काम पूरे हो सके, इसको देखते हुए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। अब आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। वहीं देहरादून से बड़ी खबर, डीजीपी की रेस से
अभिनव कुमार बाहर हो गए हैं। जी हां, आयोग के भेजे गए पैनल में अभिनव कुमार का नाम नहीं है। दीपम सेठ, पीवी के प्रसाद और अमित सिन्हा, ये वो तीन नाम है जो डीजीपी की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। यूपी कैडर के चलते पैनल से बाहर हो गए हैं अभिनव कुमार। दीपम सेठ के डीजीपी बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं दीपम सेठ। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि डीजीपी की रेस से अभिनव कुमार बाहर हो गए हैं। जी हां, आयोग के भेजे गए पैनल में अभिनव कुमार का नाम शामिल नहीं है। दीपम सेठ, पीवी के प्रसाद और अमित सिन्हा, ये वो तीन नाम है जो डीजीपी की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। यूपी कैडर के चलते पैनल से अभिनव कुमार का नाम बाहर किया गया। दीपम सेठ की अगर बात करें, इनका नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। रेस में सबसे आगे दीपम सेठ ही है। तो डीजीपी बनने की रेस में सबसे ज्यादा संभावना इस वक्त दीपम सेठ की है। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं दीपम सेठ। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, उत्तराखंड को जल्द नया डीजीपी मिलने वाला है और इसकी कड़ी में कवायद जो है, तैयारियां तेज हो गई है। डीजीपी की रेस से इस दौरान अभिनव कुमार बाहर हो गए हैं। अभय हमारे साथ लगातार बने हुए, सीधा चलते हैं अभय के पास। अभय, क्योंकि अभिनव कुमार जो है वो डीजीपी की रेस से बाहर हो गए हैं। तीन नाम जो इस वक्त प्रमुखता से चल रहे हैं, उनमें दीपम सेठ, पीवी के प्रसाद और अमित सिन्हा शामिल है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड पुलिस को नया ये कह सकते हैं कि महानिदेशक मिलने की जो संभावना है वो जल्द यहाँ पर पूर्ण होने जा रही है। जो उसकी कवायद है वो कवायद शुरू हो चुकी है। जो पैनल में जिन तीन नामों को यहाँ पर भेजने का काम राज्य सरकार की तरफ से कर दिया गया संघ लोक सेवा आयोग को, उन तीन नामों का खुलासा भी यहाँ पर हो चुका है। 1995 बैच के जो आईपीएस अधिकारी है दीपम सेठ, उनका इस पैनल में नाम है। 1995 बैच के ही जो आईपीएस अधिकारी है, जो वर्तमान में कह सकते हैं कि अपर महानिदेशक होमगार्ड और पीएससी को देखने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, पीवी के प्रसाद, उनका नाम इस बैच में है, इस सूची में है। और 1997 बैच के जो आईपीएस अधिकारी हैं अमित सिन्हा, जिसमें एडीजी के पद पर तैनात है और प्रमुख विशेष सचिव खेल का इस समय दायित्व निभा रहे हैं, उनका नाम इस पैनल में शामिल है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो वर्तमान कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक है अभिनव कुमार, उनका नाम इस सूची से बाहर रखा गया, तो उनके डीजीपी बनने की संभावना यहाँ पर कम हो गई है। और अब इन तीन नामों में से ही किसी एक के नाम पर, यहाँ पर डीजीपी के नाम पर मोहर लगने की संभावना सबसे ज्यादा है, जिसके जल्द ही यहाँ पर जिसके नाम की पुष्टि यहाँ पर हो जाएगी। जैसे ही संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से इन सब तीनों के परीक्षण यहाँ पर किए जाते हैं, तो उसके बाद किसी एक के नाम पर यहाँ पर सहमति दे दी जाएगी। संभावना यही है कि जो 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी है दीपम सेठ, जो इस समय वर्तमान में एडीजी, ये कह सकते हैं कि एसएसबी के पद पर वहां पर तैनात है, एसएसबी में तैनात है, उनकी जो 5 साल की जो प्रतिनियुक्ति थी वो पूरी हो चुकी है। केंद्र में जो उनकी प्रतिनियुक्ति थी 5 साल की, वो पूरी यहाँ पर हो चुकी है। तो ऐसे में संभावना यही है कि अगले जो उत्तराखंड पुलिस के जो डीजीपी होंगे, पुलिस महानिदेशक होंगे, वो दीपम सेठ यहाँ पर हो सकते हैं। अगर किन्हीं कारणों, क्योंकि अभय, इससे पहले अशोक कुमार उत्तराखंड के डीजीपी थे, उनके रिटायरमेंट के बाद ये जिम्मेदारी अभिनव कुमार को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था। अब क्या माना जाए, कब उत्तराखंड को नया डीजीपी मिल जाएगा, कब नाम का ऐलान संभव और कब से नया कार्यभार जो है नए डीजीपी संभालेंगे? देखिए, ये कह सकते हैं कि जो एडीजी अभिनव कुमार है, उत्तराखंड पुलिस में जो एडीजी के पद पर तैनात है, एडीजी इंटेलिजेंस के पद पर इस समय तैनात है, और उनको कार्यवाहक डीजीपी बनाने का जो निर्णय लिया गया था, तब से लेकर अब तक की जो प्रक्रिया यहाँ पर रही है, ये कह सकते हैं कि सरकार के इस निर्णय पर कई सवाल उठने लग गए थे। क्योंकि जो वर्तमान आईपीएस जो अधिकारियों की वरिष्ठता की जो सूची है, उस सूची से एक पद नीचे, यानी 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ हैं, 1995 बैच के ही आईपीएस अधिकारी पीवी के प्रसाद है, उनसे भी एक बैच जो जूनियर है, ये कह सकते हैं 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार को कार्यवाहक डीजीपी बनाने का काम यहाँ पर सरकार की तरफ से किया गया था। इस दौरान ये कह सकते हैं कि अधिकारियों में कई तरह की नाराजगी यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन अब जाकर ये स्पष्ट हो पाया है कि जो संघ लोक सेवा आयोग को जो नाम यहाँ पर पैनल, 3 नामों का जो पैनल भेजा गया, उसमें वर्तमान कार्यवाहक डीजीपी का नाम नहीं है, क्योंकि उनका जो कैडर है वो उत्तराखंड के नाम पर अभी भी अमुक्त नहीं हो पाया है। वो उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी अभी भी है, और जिस प्रकार से उनकी केंद्र में प्रतिनियुक्ति हुई थी, उस प्रतिनियुक्ति के पद पर अभी भी वजह है कि उत्तराखंड को जल्द नया डीजीपी मिलने वाला है। कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार का नाम
पैनल में नहीं है। अब आखिर कब उत्तराखंड को नया डीजीपी मिलता है और कौन वो चेहरा होता है, वो वक्त बताएगा। अभय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां डीएम सविन बंसल जिला चिकित्सालय पहुंचे। डीएम सविन बंसल ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर चिकित्सकों का औचक निरीक्षण किया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि देहरादून के डीएम सविन बंसल जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला चिकित्सालयों का औचक निरीक्षण किया। टैक्सी गाड़ी से अकेले पहुंचे जिलाधिकारी और अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी दी। तीमारदारों से भी उन्होंने पूछताछ की। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल इस दौरान जिला अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया, साथ ही जो तीमारदार मौजूद थे उनसे बातचीत भी की, उनसे उनका हालचाल भी जाना, व्यवस्थाओं में क्या कुछ कमी है उसके बारे में भी जानकारी हासिल की। तो देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल जिला चिकित्सालय पहुंचे। जिला अस्पताल पहुंचकर उन्होंने व्यवस्थाओं को जांचा, अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पतालों में जो मरीज मौजूद थे उनसे भी बातचीत की, जो मरीजों के तीमारदार थे उनसे भी बातचीत की और जानकारी हासिल की। आखिर क्या कुछ कमियां अस्पताल में है उस पर जल्द काम किया जाएगा, ऐसा आश्वासन भी दिया। वहीं देहरादून में सांप्रदायिक मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हां, विशेष समुदाय की लड़की ने बड़ा आरोप लगाया है। दूसरे समुदाय के लड़के पर रेप का आरोप लगाया गया है। रायपुर थाने को लड़की के पक्ष के लोगों ने घेर दिया। परिजन सामूहिक बलात्कार का आरोप लगा रहे हैं। लड़की को पुलिस ने मेडिकल के लिए भेज दिया है। वहीं थाने के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तो विशेष समुदाय पर लड़की ने आरोप लगाया है, सामूहिक दुष्कर्म का आरोप यहां पर। तो देहरादून में सांप्रदायिक मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। विशेष समुदाय की लड़की ने यहां पर गंभीर आरोप लगाया है। दूसरे समुदाय के लड़के पर रेप का आरोप लगाया है। रायपुर थाने को लड़की के पक्ष के लोगों ने इस दौरान घेर दिया। परिजन सामूहिक बलात्कार का आरोप लगा रहे हैं। लड़की को पुलिस ने मेडिकल के लिए भी भेजा है। हालांकि थाने पर के बाहर इस वक्त भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। वहीं कोटद्वार में जल संस्थान का नया कारनामा सामने आया है, जहां कर्मचारियों की मिली भगत के चलते रिटायरमेंट के बाद भी सहायक अभियंता फाइलों पर साइन कर पेयजल कनेक्शन की अनुमति देते रहे। जल संस्थान के एई बीआर चौधरी का पिछले साल दिसंबर में रिटायरमेंट हो गया था, जिसके बाद उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर 6 महीने के लिए सेवा विस्तार दिया गया, जो अगस्त महीने में खत्म हो गया। लेकिन एई उसके बाद भी सितंबर महीने में भी नई फाइलों पर साइन करते रहे। सेवानिवृत्ति के बावजूद एई ने कई पेयजल कनेक्शन की फाइलों पर साइन कर अनुमति दे दी है। वही खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी के आदेश पर भीख मांगने वाले 2 लड़कियों और 2 लड़कों को घंटाघर और आईएसबीटी से चाइल्ड हेल्पलाइन देहरादून एंड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट AHTU और DCPU यानी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट प्रोबेशन टीम देहरादून द्वारा रेस्क्यू किया गया। बच्चों की GD और मेडिकल करवाकर बाल कल्याण समिति को पेश किया गया। बालिकाओं को बालिका निकेतन, बालकों को शिशु सदन में रखवाया गया है। वही भारत की भूमि से ही अब पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन करने का शिव भक्तों का सपना आज पूरा हो गया है। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। ऐसे में नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही यात्रियों के 5 सदस्यीय टीम ने पिथौरागढ़ जिले में स्थित ओल्ड लिपुलेक से माउंट कैलाश के दर्शन किए। कैलाश पर्वत के दिव्य दर्शन से श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे।
केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा के सफल संचालन के लिए कमर कस ली है। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने इसके लिए बाकायदा एक टूर पैकेज घोषित किया है। वहीं उत्तराखंड विकास परिषद की पहल पर कुमाऊं मंडल विकास निगम ने माउंट कैलाश के दर्शन के लिए 5 दिन का टूर पैकेज बनाया। इस पैकेज में भगवान शिव के 2 अन्य धाम आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन भी शामिल हैं। वहीं रुड़की के आरोग्य हॉस्पिटल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन तोमर ने आरोग्य अस्पताल द्वारा किए जा रहे निर्माण को अवैध बताते हुए कहा कि बिल्डिंग का निर्माण सोलानी नदी में किया जा रहा है, जो पूरी तरीके से अवैध है, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन तोमर ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को ज्ञापन दिया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही आरोग्य अस्पताल का निर्माण नहीं रोका गया तो भारतीय किसान यूनियन बड़े पैमाने पर एचआरडीए कार्यालय पर आंदोलन करने को मजबूर होगा। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सचिन चौधरी ने कहा कि रुड़की के पास आरोग्य अस्पताल में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण चल रहा है, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारी पूरी तरह से बेखबर बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर निर्माण किया गया तो किसान आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो जाएंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान भी मौजूद रहे। ये एक हमारे यहाँ पर बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है, आरोग्यम, भगवानपुर क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पर एक अवैध निर्माण चल रहा है और जो उनका बोलना है हॉस्पिटल वालों का कि ये एचआरडीए द्वारा कराया जा रहा है। अगर वो वहाँ पे नहीं रोका गया तो हम वहाँ पे एचआरडीए में और एक वहाँ पे हॉस्पिटल में एक विशाल धरना देंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई रूल नहीं है। आप अभी देखेंगे दिल्ली में कितना बड़ा मामला हुआ। अभी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि यहाँ पर एक भूकंप भी आने की संभावना है और नदी में अगर निर्माण चल रहा है तो आने वाले में समय में उसका फलस्वरूप क्या रहेगा। ये आजादी को ज्ञापन दिया, इसमें आरोग्यम हॉस्पिटल में अवैध निर्माण हो रहा, उसके विरुद्ध ज्ञापन दिया। 7 दिन के अंदर अंदर अगर कोई डिसीजन नहीं होता तो हम फिर यहाँ धरना प्रदर्शन करें। क्या आरोप है आप लोगों का? नदी में बढ़ रही है, बिल्कुल नदी के बीचों बीच बिल्डिंग बढ़ा है, यही आरोप है। तब निर्माण बंद हो, भूकंप भी आ सकता है, नदी भी आ सकती है, उसमें जो आदमी होंगे। और अब सीधा आपको उत्तराखंड के उधम सिंह नगर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है। संख्या में आए हुए हमारे सभी कृषक भाइयों एवं बहनों और विश्वविद्यालय के सभी हमारे शोधार्थी, विद्यार्थी और भविष्य में होने वाले हमारे उदयमान वैज्ञानिक, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी का अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और भी बहुत सारे महानुभाव मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जैसे हमारे शर्मा जी दिखाई दे रहे हैं, जिनको अनेक अवसरों पर कृषि के क्षेत्र में अनेक पुरस्कार भारत सरकार ने आप पद्मश्री से भी नवाजा है। भाइयों बहनों, हरित क्रांति के अग्रदूत के रूप में पंत नगर गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय का अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान है पूरे देश दुनिया के अंदर। यहाँ के शोध करे हुए छात्र, यहाँ से अध्ययन किए हुए छात्र पूरे देश दुनिया के अंदर मिलते हैं और उनका एलुमनाई का संगठन भी बहुत बड़ा संगठन है। मैं जानता हूँ क्योंकि इसी जनपद में मैं भी पला बड़ा हूँ, इस नाते जब भी मैं कहीं जाता हूँ
तो कोई ऐसा अवसर नहीं होता है, चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर, हर जगह पर मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस विश्वविद्यालय में अध्ययन किए हुए लोग या इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोग मिलते हैं। और ऐसे कार्यक्रम में और इस गौरवशाली विश्वविद्यालय में आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस प्रकार के जो किसान मेले हैं, निश्चित रूप से जैसा कि हमारे कुलपति महोदय ने बताया कि किसान भाइयों की उन्नति में ऐसे मेलों का बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका होती है। तो आप उधम सिंह नगर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जहां उन्होंने किसान मेले का शुभारंभ किया। इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।